हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि इस सेशन के अब कुछ ही महीने आपके एग्जाम के रह गए हैं, कुछ ही महीनों में आपके एग्जाम अभी होने वाले हैं। तो इसी क्रम में अभी हम क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट की ओर देखने की कोशिश करेंगे। किस तरह से जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उत्तराखंड बोर्ड में, उन क्वेश्चनों की मदद से आपके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 2015 से लेकर 2020 तक के इसमें क्वेश्चन है और लगभग उत्तराखंड बोर्ड में एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो फटक से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम क्वेश्चन वाइज इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा गया है कि निम्नलिखित का वर्गीकरण आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, इनके बेसिस पे आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, कौन किस तरह का ठोस आपके पास है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो मैटर होता है, मैटर आपके पास तीन तरह के होते हैं। तीन अर्थ की सरफेस पे तीन मैटर की तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये ठोस, द्रव और गैस। और कोई भी जो मैटर होता है वो आपके टिनी पार्टिकल्स यानी कि अणु, परमाणु या फिर आयनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेचर के बेसिस पर या फिर इनके नेचर कैसा है, अणु, परमाणु या आयन, और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसके आधार पर जो आपके ठोस होते हैं चार तरह के होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका वैसे है नहीं, लेकिन एक बार 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चार तरह के आपके क्या होते हैं, ठोस होते हैं। पहला ठोस है आपका आयनिक ठोस, दूसरा आपका धात्विक ठोस, तीसरा आपका सहसंयोजी ठोस और चौथा आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस, आयनिक इंग्लिश मीडियम अगर आप हैं तो आयनिक इसे बोल देंगे मेटालिक, इसे बोल देंगे कोवेलेंट, और कोवेलेंट को ही हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बॉन्ड भी बोलते हैं। और ये आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जैसे कि आपको पता है कि क्लासिफिकेशन जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेचर, यानी घटक कणों के नेचर या प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण आपको होता है। तो इसका मतलब जो घटक कण होंगे इसमें ऑब्वियसली बात है आयंस होंगे, और आयंस कौन कौन से आपके, कैटायन एंड एनायन, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर इसमें आयन होंगे तो ये आपका आयनिक ठोस होंगे। धात्विक ठोस में जिसमें धातु आपके प्रेजेंट होंगे, मेटल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। सहसंयोजी ठोस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे नॉन मेटल्स आपके होंगे, नॉन मेटल्स यानी कि अधातु। और यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स जैसे H2O, आपका CO2, ये सब मॉलिक्यूल्स आपके मॉलिक्यूलर ठोस में करेंगे। तो कैटायन जैसे कि आपका NaCl है, ये कैटायन और ये एनायन, तो ये आपका हो गया आयनिक ठोस। जबकि मेटालिक ठोस यानी कि जितने मेटल होंगे, आयरन, निकिल, कॉपर, ये सब क्या है आपके आयनिक ठोस। सहसंयोजी ठोस क्योंकि नेटवर्क बॉन्ड इसे हम बोलते हैं, और अधातुओं के बीच होता है, यानी कि Cl2, N2O2 या फिर हम बोले HCl। कहीं वो कंफ्यूज हो रहा होगा कि HCl, H प्लस और Cl नेगेटिव, ये भी आपका आयनिक ठोस हो सकता है। लेकिन HCl जो होता है, HCl की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है कि कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपका HCl गैसियस फॉर्म में है तो इसके बीच जो बॉन्ड होगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। वहीं अगर ये एक्वस फॉर्म में तो इसके बीच बॉन्ड होगा आपका आयनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 में आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि किसी भी
कंपाउंड में कैटायन और एनायन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब वो कंपाउंड आपका उतना ज्यादा आयनिक होगा। और कोई भी जो कंपाउंड होता है वो 100% आयनिक या फिर 100% कोवेलेंट हो नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर आयनिक होगा और कुछ ना कुछ कैरेक्टर कोवेलेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक होता है और ना ही कोवेलेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि किसमें कितना, कौन सा कैरेक्टर कितना ज्यादा डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो अगर आपका गैसियस फॉर्म में HCl है तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, और अगर HCl आपका एक्वस फॉर्म में है तो वहां पे आयनिक बॉन्ड ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। तो HCl यहाँ पे हम पीछे स्टेटली लिखते हैं गैस, H2CO2 ये सब आपके क्या हो गए, आणविक ठोस। तो इस आधार पर आपको इनका क्लासिफिकेशन करना था और पहचानना था कि निम्नलिखित का वर्गीकरण इनके बेसिस पर करना है। तो HCl जैसा कि आपको बताया, तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड, NaCl आपका आयनिक सॉलिड, और आयरन आपका धात्विक ठोस। ठीक है, तो आई होप कि आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा कि कांस्टेंट पार्टिकल्स या फिर घटक कणों की प्रकृति तथा उनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसके आधार पर आपके जो ठोस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस और आणविक ठोस। ये क्लियर हुआ, तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि क्रिस्टल जालक और एका कोष्ठिका में अंतर बताइए। और ये क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का माना जा रहा है, क्योंकि 2015, 16, 17, 19, 20 लगातार ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि पूछा गया। तो क्रिस्टल जालक और एका कोष्ठिका को जानने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपके ठोस होते हैं वो जनरली 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, जिसे हम क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस को एक सत्य ठोस कहा जाता है क्योंकि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है कांस्टेंट पार्टिकल्स का, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसको हम असत्य ठोस या स्यूडो सॉलिड या अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्योंकि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट आपका कांस्टेंट पार्टिकल्स का होता नहीं। यानी कि जनरली हम जो ठोस अवस्था है, इस ठोस अवस्था में सिर्फ और सिर्फ जो ट्रू सॉलिड है यानी कि क्रिस्टलीय ठोस को ही हम सत्य ठोस कहते हैं, और इसी की पूरी स्टडी हो रही होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस कैसे कैसे बनता है, उसके 2 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, यानी कि 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, पहला क्रिस्टल लैटिस और दूसरा एकक कोष्ठिका। तो अभी आपको पता ही होगा कि जो मैटर होता है या फिर जो ठोस होगा वो आपके किसी टिनी पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम अणु, परमाणु या फिर आयंस कहते हैं। तो अगर इन्हीं अणु और परमाणु और आयनों को जब हम क्या करते हैं, हमें 3 डायमेंशनली अरेंज कर देते हैं, त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित कर देते हैं, तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण कर देता है। और एक क्रिस्टल जालक आपका जो सबसे सूक्ष्म इकाई आपकी जो होती है, इसकी रेगुलर 3 डायमेंशन जब हम पुनरावृत्ति करते हैं तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। इसे आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस घर में हम रह रहे हैं, ठीक है ना, जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में कई सारे कमरे हैं, ठीक है, तो उस घर को हम क्रिस्टल जालक बोल देंगे, क्योंकि वहां पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब चीज होती है। जो घर होगा आपको पता है कितना लंबा चौड़ा होगा, इतनी इसकी लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी और कुछ ऊंचाई भी इसकी होगी। तो यही आपका 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों प्रेजेंट हो। तो अगर पूरा घर आपका क्रिस्टल जालक है, ठीक है, तो उसमें क्योंकि बहुत सारे कमरे होंगे तो उस कमरे को ही हम क्या बोल सकते हैं, एकक कोष्ठिका। इसको परिभाषा के टर्म में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि घटक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। और एकक कोष्ठिका क्या है भाई आपका, क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम रूप जिसकी निरंतर पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जिसकी निरंतर 3 डायमेंशनल, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो इस क्रिस्टल एकक कोष्ठिका कुछ इस तरह से आपकी होती है, ठीक है। और आपको पता है एकक कोष्ठिका किसकी तरह आपको दिख रही है, एक घन की तरह। तो इसे घन बोल लो, यूनिट सेल बोल लो, या फिर एक अपना कमरा ही बोल लो। ये तीनों बातों क्या है भाई आपकी। कमरे पे इसलिए ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है यहाँ पे क्योंकि कमरे की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी आपके एक घन से मिलती हैं। तो जितनी चीज आपके एक घन में होती है उतनी आपके एक कमरे में भी होती है। तो देखो एक इकाई सेल में यानी कि एक यूनिट सेल में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी।
उसमें आपको देखने को मिलेंगे कोने, जिसे हम बोल देते हैं कॉर्नर। उसमें आपको देखने को मिलेगा फलक, जिसको हम बोल देते हैं फेस। उसमें आपको देखने को मिलेंगे किनारे, जिसे हम बोलते हैं एज। और एक आपको देखने को मिलेगा अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, जिसे हम बोल देते हैं बॉडी सेंटर। ठीक है, ये चार चीजें आपको एक घर में देखने को मिलती हैं। कुछ इस तरह से आपका क्रिस्टल लैटिस हो सकता है। देखिए इसमें आपको 8 कोने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा कि आपको पता है कि एक वर्ग के मिलने से वर्ग के अगर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको होगा तो वो किसका निर्माण करेगा, क्यूब को बनाएगा। ठीक है, तो कोने कितने होंगे, 8। फेस जितनी आपको प्लेन सरफेस देखनी है, 1 2 3 4 5 6 फेस हो जाएंगे। ठीक है, तो देख देते हैं, कोने हो गई 8, फलक हो गई 6, किनारे जितनी लाइन्स आपको दिख रही है, और केंद्र क्या होगा हमेशा। तो अपने जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उस कमरे को विजुलाइज कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए कि कोने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। दीवारें कितनी है, 1 2 3 4, और ऊपर और एक नीचे प्लेन सरफेस, तो फलक बोलेंगे। किनारे जितनी लाइन आपको देखनी है कमरे में, ठीक है, वो क्या होगी आपकी किनारे। और अंतः केंद्र हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इतनी बात समझ में आती है। तो अगर इतनी बात समझ में आ रही है, हालांकि अब एक काम चाहिए है, आपको पूछा ये गया कि कृष्णाजालक एवं एका कोष्ठिका में अंतर, ये अंतर आपको पता चल चुका है। लेकिन इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आगे भी काम आएगा, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको सहायता करेगा। तो इतना ध्यान रखना है, कोने, फलक, किनारे और अंतः केंद्र। अब देखिए एका कोष्ठिका 2 तरह की होती है भैया। एका कोष्ठिका होती है 2 तरह की। पहला मौलिक इकाई सेल, मौलिक इकाई सेल, और दूसरा अमौलिक इकाई सेल। मौलिक इकाई सेल में क्या होता है कि घटक कण सिर्फ कोने पर उपस्थित होते हैं। जबकि अमौलिक इकाई सेल में क्या होता है, घटक कण कोने के साथ साथ, कोने पर तो होंगे ही होंगे, अन्य भाग पर भी उपस्थित हो। ये वीडियो आपकी क्लास 12 के उत्तराखंड बोर्ड का एग्जाम में भी देंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स में मुझे बताना कि जो ये सीरीज चल रही है, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट की और जिसमें हम जा रहे हैं, कि सीरीज आपको आगे चलानी है या नहीं चलानी है। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप कमेंट में बताना कि सीरीज आपको आगे चलानी है या नहीं चलानी, क्योंकि क्वेश्चन के जरिए हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मौलिक सेल जहां पे परमाणु क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ कोने पर प्रेजेंट होंगे। तो कुछ इस तरह से ये आपकी मौलिक सेल होगी। यहाँ पे परमाणु सिर्फ और सिर्फ कहां पर प्रेजेंट है, कोने पर। अब देखिए जो ये बिंदु है, ये डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं, ये बिंदु, ये क्या है, एक जालक बिंदु हम इसे बोलते हैं। जालक बिंदु का परमाणु कुछ इस तरह से होगा, आपको इस तरह से स्पेस घेर होगा परमाणु। ठीक है, तो उस परमाणु की पोजीशन को दिखाने के लिए, इन परमाणुओं की पोजीशन को दिखाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा दिखाएंगे तो पूरा स्पेस ही घेर लेगा। ठीक है, बाकी परमाणु की जगह बचेगी दिखाने के लिए। तो इन परमाणुओं को दिखाने के लिए हम जिन बिंदुओं का प्रयोग करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, जालक बिंदु। कभी कभी एक नंबर में पूछ सकता है कि जालक बिंदु क्या होता है। तो हम देखेंगे क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की यानी कि परमाणु की उपस्थिति को दर्शाने के लिए जिन बिंदुओं का यूज करते हैं उनको हम जालक बिंदु कहते हैं। इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अगर देखिए अमौलिक सेल, अमौलिक सेल क्या होंगे, कोने के साथ साथ, कोने के साथ साथ अन्य भाग पर भी उपस्थित होंगे। कोने के साथ साथ अन्य, जैसे कोने हो गया, कोने के साथ साथ सपोज कीजिए कि यहाँ पर प्रेजेंट हो गया अंतः केंद्र पर, कितना था आपका 1। सपोज कीजिए कि इस केंद्र पर प्रेजेंट हो गया, तो इसे हम बोलेंगे बीसीसी संरचना, या फिर हम ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल, या हिंदी में बोले तो अंतः केंद्रित क्रिस्टल। आपको ये बीसीसी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में बड़ी बार पूछा जाता है बीसीसी और एफसीसी। तो आपको ध्यान रखना है कि बीसीसी संरचना जब भी आती है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि वहां पर जो परमाणु होंगे वो घन के कोने के साथ साथ अंतः केंद्र पर रिप्रेजेंट होंगे। वहीं अगर दूसरा आ जाए कि अगर आपका परमाणु कोने के साथ साथ अगर आपके फलकों पर प्रेजेंट हो, तो फलक थे 6, एक ऊपर और एक नीचे, तो जो संरचना होगी एफसीसी, इसे बोलेंगे फलक केंद्रित
क्रिस्टल, फलक केंद्रित क्रिस्टल, या फिर इसे बोलेंगे इंग्लिश में फेज सेंटर्ड क्रिस्टल, फेज सेंटर्ड। इतना समझ आता है? ओके। एक होता है अंतः केंद्रित, अंत्य केंद्रित, सॉरी अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित में क्या होगा, एंड सेंटर हम इसे बोलते हैं, एंड सेंटर। एंड सेंटर में क्या होता है कि परमाणु कोने के साथ साथ, कोने पर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जो किसका गुण है आपका, अमौलिक सेल का, तो कोने के साथ साथ किसी भी दो अपोजिट फेज में प्रेजेंट होंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, एंड सेंटर, एंड सेंटर। यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकता है, और यहां पर ना हो तो यहां पर भी हो सकता है। कोई भी दो सेंटर, लेकिन एक लेना है, कोई भी दो अपोजिट साइड ले सकते हैं आप, ऊपर नीचे। तो एंड सेंटर में एक इधर से पकड़ो और दूसरा उसका एंड, तो ये है आपका एंड सेंटर। तो आई होप आपको समझ आ गया कि इकाई सेल और एका कोशिका या फिर क्रिस्टल जालक और एका कोशिका में अंतर क्या होता है, कि जो आपके जो परमाणु होते हैं उनकी त्रिविमीय व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक, और क्रिस्टल जालक का लघुत्तम रूप जिसकी निरंतर त्रिविमीय पुनरावृत्ति से आपका क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, इसको हम एका कोशिका बोलते हैं। यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट है, जो एका कोशिका है, वो क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट, इसी से आपका क्या हो रहा है, किसी भी क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, तो फंडामेंटल यूनिट है आपकी कौन, एकक कोशिका। जिस तरह से हमारे शरीर में एक कोशिका होती है ना, कोशिका, जिसको हम जीवन की मूलभूत इकाई बोलते हैं, तो इसी तरह से आपके क्रिस्टल ठोस में भी जो एकक कोशिका होती है, ये इसकी क्या होती है, मूलभूत इकाई है। एकक कोशिका आपके घर की तरह होती है, जिसको हम एक कमरे से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कोने होते हैं 8, फलक होते हैं 6, किनारे होते हैं 12, अंतः केंद्र होता है 1। इकाई सेल दो तरह की होती हैं, एक मौलिक, एक अमौलिक। मौलिक जिसमें आपके जो घटक कण होते हैं सिर्फ और सिर्फ कोने पर प्रेजेंट हो, अमौलिक जिसमें कोने के साथ साथ अन्य भाग पर भी हो। अगर कोने के साथ साथ फलक पर हो जाए तो फलक केंद्रित, कोने के साथ साथ अंतः केंद्र पर हो जाए तो अंतः केंद्रित, और कोने के साथ साथ किसी भी दो एंड पर हो जाए तो उसे बोलेंगे एंड सेंटर। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे आप फटक से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है कि एक घनीय ठोस दो परमाणु P तथा Q से मिलकर बना हुआ है, जहां पर जो P है वो आपके अंतः केंद्र पर तथा Q आपके घन के कोने पर प्रेजेंट है। तो आपको इस यौगिक का सामान्य सूत्र बताना है और इसके लिए उपसहसंयोजन संख्या ही बतानी है। अगर आप जानते हो उपसहसंयोजन संख्या कैसे बोलते हैं तो आप इसे कर भी सकते हैं। देखें, इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ये 2016 में नेट के एग्जाम में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो नेट समझ लीजिए आप, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बड़ा है। आप इसे कर भी सकते हैं, बहुत आसान ज्यादा है नहीं है। देखिए, एक घनीय ठोस P और Q से मिलकर बना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो घन है, ठीक है ना, घन में क्या थे आपके, कोने थे 8, किनारे थे आपके 12, फलक 6 और अंतः केंद्र था आपका 1। लेकिन आपको इस घन में जो परमाणु है ना, देखो जिस तरह से आपका इकाई सेल था, यहाँ पे परमाणु कुछ इस तरह से आपका अरेंज थे। मौलिक सेल थे तो सिर्फ कोने पर थे और अमौलिक सेल थे तो आपके किनारे पर थे। लेकिन आपको एक जो सपोज कीजिए कि आपका एक इकाई सेल है, इस इकाई सेल को बनाने में जो परमाणु है, ठीक है, उस परमाणु का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एक परमाणु अगर कोने पर प्रेजेंट है तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक परमाणु यहाँ पर प्रेजेंट हो तो उसका पूरे का पूरा इस यूनिट सेल को बनाने में कंट्रीब्यूशन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर सपोज कीजिए, क्योंकि फेस जो उसको समझना जरा आसान है तो इसी को समझते हैं। सपोज कीजिए कोई सरफेस है, इस सरफेस में अगर मैं कोई परमाणु रख दूं जिसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, आपको पता है कि स्फेरिकल का शेप होगा तो इस सरफेस पे अगर मैं इसको अटकाऊंगा तो क्या होगा भाई, आधा भाग अंदर हो सकता है, आधा भाग बाहर, पूरा परमाणु अंदर तो जा नहीं सकता। यानी कि इस सरफेस पे एक फलक पर जो परमाणु है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, आधा अंदर आधा बाहर, क्योंकि आधा तो बाहर है। तो इस यूनिट सेल को बनाने में उसका कोई योगदान नहीं है। तो आधे का योगदान तो है लेकिन आधे का नहीं। क्यों? क्योंकि आधा क्रिस्टल लेट यानी कि जो इकाई सेल है इस इकाई सेल से बाहर प्रेजेंट है। तो अगर मैं फलक की बात करूं तो फलक पर तो योगदान होता है 1/2 का, 1/2 का। ठीक उसी तरह अगर आप कोने में निकालें तो देखो कोने पर कुछ इस तरह से परमाणु होता है, तो देखो आधा परमाणु तो पूरे का पूरा बाहर है, इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। और आधे का भी 1/4 भाग क्या है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। आधे का 1/4 तो पूरे का कितने करेगा, 1/8। ठीक है,
इसी तरह से अगर आप किनारा करोगे तो इसका 1/4 और अंतः केंद्र होगा तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1। अंतः केंद्र एक कैसे होगा, देखो अगर पूरा परमाणु अंतः केंद्र यानी कि अगर 20 में प्रेजेंट है तो पूरे का पूरा परमाणु अंदर होगा, और पूरे का पूरा परमाणु अगर अंदर होगा तो पूरे का ही क्या होगा, योगदान होगा। तो देखो कौन थे 8, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो कितने परमाणु हो गए। अगर सिर्फ अगर एक सिंपल घन की बात करूं मैं, साधारण घन, तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, एक परमाणु। ठीक है, किनारा अगर है तो देखो 12 गुणा आ गया 1/4, तो ये कितना आ गया 3 परमाणु। वहीं अगर फलक है तो कितना आ गया 3 परमाणु, 1 × 1, तो कितना हुआ 1 परमाणु। क्लियर आई बात समझ में, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो समझिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि FCC में परमाणुओं की संख्या, तो FCC में परमाणु की संख्या बताइए, तो कैसे बताएंगे, आपको पता होना चाहिए पहले कि FCC किसे बोलते हैं। FCC भी आपको बताया, फलक केंद्रित क्रिस्टल, जहां पर परमाणु कोने के साथ साथ, कॉर्नर के साथ साथ कहां पर प्रेजेंट हो, फलक पर प्रेजेंट हो। तो फलक 1 2 3 4 5 6, ये 6 फलक हो। देखो अगर कोने प्लस फलक है, तो कोने कितने थे 8, हर एक कोने का कितना था 1/8, फलक कितने थे 6, हर एक फलक का कितना था 1/8। तो देखो 1 + 3 परमाणु कितने आ गए 4 परमाणु। वैसे अगर आपको BCC बोल दें, तो BCC क्या होता है, कोने प्लस अंतः केंद्र, कोना होता है 8, हर एक कोने का योगदान 1/8, अंतः केंद्र होता है 1, हर एक कोने का योगदान 1, तो 1 + 1 = 2 परमाणु। और साधारण घन का आपको बता चुका हूं। वही अगर आप एंड सेंटर निकालो तो एंड सेंटर भी आपका निकल जाएगा आसानी से। एंड सेंटर में क्या होता है, परमाणु कोने के साथ साथ किसी भी दो अपोजिट फलक में, तो देखो कोने प्लस फलक, ठीक है, तो कोने पे तो हो गया 8 गुणा 1/8, तो 1 प्लस, अब देखिए फलक होते तो 6 हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितने फलक प्रेजेंट है 2, और हर एक फलक का योगदान 1/2, तो कितने परमाणु आ जाएंगे 2 परमाणु। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल में भी काम आएगा आपका, ठीक है ना। ओके, अगर आपने इतना समझ में आ गया तो नोट कीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि P और Q से मिलकर है, P आपके अंतः केंद्र पर है और Q कोने पर है। आपको पता है अंतः केंद्र होता है 1, कोने होते हैं 8, लेकिन अंतः केंद्र का योगदान होता है 1 और कोने का योगदान होता है 1/8। देखो 1 और 1, तो P का वैल्यू कितना आ गया 1, Q का वैल्यू कितना आ गया 1। अब आपको पता है कि जो सामान्य सूत्र होता है ना, सामान्य सूत्र क्या होता है कि किसी भी यौगिक में जितने परमाणु होते हैं उन परमाणुओं का एक सरलतम अनुपात यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो को हम क्या बोलते हैं, सामान्य सूत्र। तो देखो P और Q, तो सिंपलेस्ट रेशियो यही है उसका PQ, तो इसका जो सामान्य सूत्र हो गया ये क्या हो गया P&Q। अब अगर आप देखिएंगे इसमें उपसहजन संख्या पूछी है, हालांकि जो, चलिए देखते हैं कोने के साथ साथ, क्योंकि परमाणु कहाँ पे है, कोने प्लस अंतः केंद्र, तो कोने प्लस अंतः केंद्र को क्या बोला था मैंने अभी, BCC संरचना बोलती है BCC। देखो कोने पे भी प्रेजेंट है और एक अंतः केंद्र प्रेजेंट है, इसका मतलब ये संरचना होगी अंतः केंद्रित क्रिस्टल, और अंतः केंद्रित क्रिस्टल यानी कि BCC संरचना के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8। ये कॉन्सेप्ट आपको जो लेक्चर वाली वीडियोस है उन वीडियोस में आपको आसानी से मिल जाएगा, किस तरह से BCC संरचना, किस तरह से CCP संरचना बनती है। जब BCC संरचना होती है उसमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर होती हैं, जब जो CCP संरचना होती है उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। क्या होती है टेट्राहेड्रल वर्ड्स, क्या होती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ये आपको लेक्चर वाली वीडियो में आसानी से बताया गया है। तो इसलिए देखिए BCC में कोऑर्डिनेशन कितना होता है 8। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपसहसरण संख्या किसे कहते हैं, और आपको CCP और BCC के लिए उपसहसरण संख्या को बताना है। तो देखिए जब हम क्लोज पैकिंग कर रहे थे क्रिस्टल, आपका जो
ठोस होता है, ठोसों में जब हम क्लोज पैकिंग करते हैं कि वो पैकिंग इफिशियंसी जब हम निकाल रहे होते हैं, तो उसमें जब परमाणु, एक परमाणु कितने अन्य परमाणुओं के द्वारा घिरा हुआ होता है, कितने अन्य परमाणुओं को टच कर रहा होता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसकी उप सहसंयोजन संख्या। और उप सहसंयोजन संख्या आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पैकिंग इफिशियंसी की, ठीक है, कि जितनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा पैकिंग इफिशियंसी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो पैकिंग इफिशियंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ इस तरह से है, अगर हम 1D में बात करें, एक डायमेंशन जैसे सिर्फ लंबाई और लंबाई, तो देखिए एक परमाणु इस हमने स्टैंडर्ड माना, इस एक परमाणु को दो परमाणु ने टच किया हुआ है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया भाई, 2। वहीं अगर हम 2D की बात करें, 2D में तो एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर हमने लगा दी है। वहीं अगर इसकी बात करें तो कुछ इस तरह से आपको हो गया, है ना। तो देखो अगर इस परमाणु को देखो, इस परमाणु को देखो तो इसको एक ही टच किया है, 2 3 4, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया, 4। तो बस वैसे अगर यहाँ देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 6, तो एक एक हेक्सागोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में कितना आ गया, 6। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर का, कि अगर हम एक परमाणु का जो साइज आकार होता है उसको हम स्फेरिकल मान लें, तो उस एक परमाणु को कितने निकटवर्ती परमाणुओं से वो घिरा हुआ है या कितने अन्य परमाणुओं ने उसको टच किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ताप बढ़ने पर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा भाई, कम हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कि कोऑर्डिनेशन अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स नजदीक आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट पार्टिकल्स दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपना आप ही क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कितने एक परमाणु को कितने अन्य परमाणु ने टच किया है उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी को मे भी संकुलन प्रभाजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होगा हिंदी मीडियम में, कितना ज्यादा आपका जो क्रिस्टल लैटिस है वो कितना ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और कितना कम स्थान इसमें छूटा हुआ है, उसी को हम पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है कि एक तत्व की संरचना BCC है, इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है, तत्व का घनत्व 72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इस तत्व के 208 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित है। देखिए जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमेशा हर साल जनरली पूछ जाते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन में एक ट्रिक यानी कि मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा हमें हल्का सा इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, वरना वैसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो इसमें एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एनओ। रो या फिर से हम बोलेंगे डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, डेंसिटी या फिर बोले तो घनत्व। घनत्व का एक फॉर्मूला है, यानी कि इसको रो जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है घनत्व को, घनत्व, ठीक है। जेड जो ये क्या करता है, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। और ये जेड ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जेड आपको पता होना चाहिए। जेड की वैल्यू वेरी करती है, जैसे भी आपको बताया था मैंने कि अगर आपका साधारण घन होगा, साधारण घन जहाँ पे परमाणु सिर्फ और सिर्फ घन के कोने पर प्रेजेंट होता है, तो वहां पर परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1, यानी कि जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, 1। अगर आपके पास अंतः केंद्रित घन है, अंतः केंद्रित घन है, वहां पर परमाणु की संख्या हो जाएगी 2। क्यों, क्योंकि अंतः केंद्र आपको पता है परमाणु कोने के साथ साथ अंतः केंद्र पर। अगर आपके पास फलक केंद्रित है, फलक केंद्रित घन है, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 4। क्यों, क्योंकि आपके कोने के साथ साथ परमाणु फलक पर रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये जेड की वैल्यू वेरी करेगी, डिपेंड करेगी किस तरह का घन आपको पूछा गया है। इसे हम सादा सिंपल घन बोलेंगे, इसे हम BCC बोल सकते हैं, और इसे हम बोल देंगे FCC। इसमें आपको पहले भी बता चुका था, ठीक है। M जो आपका परमाणु भार बताता है, परमाणु भार। A जो होती है किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई। और जो Na है इसे हम बोल देते हैं एवोगैड्रो नंबर,
एवोगैड्रो संख्या जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये था आपका डेंसिटी से संबंधित क्वेश्चन, और इसमें जो फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एनओ। तो इसके बेसिस पे आपको बताना है कि इस तत्व के 208 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, इसे फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सी चीजें आपको गिवन है और कौन सी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। देखिए, एक तत्व की संरचना बीसीसी है, इसका मतलब बीसीसी संरचना, अगर बीसीसी संरचना है तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंतः केंद्रित घन। तो बीसीसी की संरचना आएगी 2। क्यों? क्योंकि बीसीसी में क्या होता है, परमाणु कोने के साथ साथ अंतः केंद्र पर रिप्रेजेंट होता है। कोर की लंबाई यानी कि ए जो आपको दिया गया है 288 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर। अब आपने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में यूनिट डायमेंशन, या फिर अगर आपने 12th में भी यूनिट डायमेंशन पढ़ा होगा, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, फिजिक्स में भी काम आती है। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर, 1 पिकोमीटर में 10⁻−12 मीटर। ठीक है, ऐसी 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एसआई यूनिट अगर ये है तो देखिए 288 पिकोमीटर को मैं मीटर में बदलूंगा तो 288 गुणा 10⁻−12 मीटर, या फिर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा अगर, तो ये हो जाएगा 288 गुणा 10⁻−10। क्लियर है? तो 288 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर एसआई यूनिट में मैंने इसको चेंज कर लिया है। ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है। डेंसिटी आपको दी गई है कितनी, 72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया, सेंटीमीटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताना है इस तत्व के 208 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। तो पहले छोड़िए, पहले हम यहाँ से Na आपको गिवन है, Na आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखिए रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na, वैल्यूज पुट करेंगे। अगर m निकालना है मुझे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, रो इंटू ए क्यूब इंटू Na अपॉन जेड। तो m इज इक्वल टू रो की वैल्यू है 72, a की वैल्यू है 288 गुणा 10⁻−10 की पावर 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन इसकी वैल्यू होगी 2। अब जो m है ये आएगा आपका कितना, 51.72। ठीक है, 51.72। ये तो आपका क्या गया, परमाणु भार। m आपको निकालना था, परमाणु भार आ गया। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको पूछते तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज है कि बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट एबीसी या फिर आई जो आप मान लो वो चीज है। अगर आपका मूल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं भी मूल कॉन्सेप्ट आपको घुसा सकता है। तो यहाँ से अब आपको मोल कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा कि इस तत्व के 208 ग्राम में कितने परमाणु हैं। तो अगर आपने मोल के कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो वहां पे हम सबसे पहले जब पढ़ते हैं मोल के कुछ ए फॉर्म में तो आपने पढ़े होंगे, म्यू इक्वल टू क्यू अपॉन एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, और अगर वॉल्यूम है तो 22.4। ये 3 फॉर्मूले जनरली हमने पढ़े थे। तो यहां से देखिए अगर मोलर मास के टर्म में वो बात कर रहा हूं तो ये क्या बोल रहा है कि 51.72 ग्राम पर मोल में परमाणु कितने होंगे भाई, वही आपका एवोगैड्रो नंबर। इतने परमाणु बराबर कितने परमाणु, तो 1 ग्राम में कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 51.7। अब 1 ग्राम में इतना आ गया तो हमें कितने ग्राम में चाहिए, 208। तो 208 ग्राम में होंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 208। ठीक है, तो ये आपका आएगा आंसर 2.41 इंटू 10⁻24 परमाणु। इतने परमाणु आपको 208 ग्राम में मिलेंगे। अगर आपको इतना फॉर्म ना आता है तो आप इससे आगे कर जाएंगे अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई बात समझ में? तो आई होप आपको इतना ही समझ में आएगा। 2016 में मात्र एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन दिया गया था। तो अगर इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट को आपको लगाना था। अगर इतना क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घनत्व पर ही डिपेंडेंट है, जो कि अभी आपको बताया कि रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। इससे पहले वाला क्वेश्चन 2016 में आया था
और इससे ये वाला क्वेश्चन आपका 2015, 17, 19 और 20, यानी कि आप देख सकते हो कि जो डेंसिटी का जो क्वेश्चन है ये कितना इंपॉर्टेंट आपका है। यानी कि आपको डेंसिटी से रिलेटेड ये फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये तो आपको पूरा कंठस्थ याद कर ही देना है। और जो जेड की वैल्यू होती है किस तरह से वेरी करती है ये भी आपको याद रखना है। साधारण घन के लिए 1, अंतः केंद्र के लिए 2 और फलक केंद्र के लिए 4। क्लियर आई बात समझ में? तो देखिए कुछ नहीं है इसमें, आपको चांदी का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, एम आपको निकालना है। तो देखिए एम इज इक्वल टू क्या रहेगा, रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड। और क्योंकि एक एफसीसी चालक है तो एफसीसी चालक के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो बस सिंपल सी बात है, एफ रो की वैल्यू कितनी है आपकी 10.5 गुणा गया ए क्यूब, यानी कि 4.077 इंटू 10 की घात -7, यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो इसमें चेंज भी आपको करना है नहीं, कि पावर 3 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन जो जेड है, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100। अगर आप देखो इसका तो आपको सिर्फ अगर आपने इस फॉर्मूले को लिख दिया और इस वैल्यू को अगर पुट कर लिया तो आपका आंसर ऐसे ही, आप अगर आप चांदी का परमाणु द्रव्यमान जानते हो तो आप सीधे इसमें 108 भी कर सकते हो ग्राम पर मोल। आपका आंसर 108 अपना आप ही आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बोर्ड के एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं कि आपका किस तरह से आप उसको हैंडल कर रहे हो। कैलकुलेशन ज्यादा आपको दी नहीं जाती ताकि आपका टाइम बच सके, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाने। चांदी का परमाणु द्रव्यमान अगर आपको पता है तो सीधे आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसे आपको याद करना ही है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, जहाँ पे जेड की वैल्यू चेंज होती जाती है। साधारण घन के लिए 1, अंतः केंद्र के लिए 2 और जो फलक केंद्र होता है उसके लिए 4। इतना क्लियर हुआ हो तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी हम मान सकते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मे भी इस साल आपको पूछने देखने को मिले कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर। देखिए दोष का मतलब जनरली क्या होता है, कमी, कि किसी भी चीज की कमी का आ जाना, उसी को हम क्या बोल देंगे, दोष बोल देंगे। तो इसी तरह सॉलिड्स में भी कुछ क्या हो जाता है, डिफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, कमियां आ जाती हैं। और कमियां ऑब्वियसली किसकी आएंगी, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली बात है जो कमी आएगी एटम्स की कमी आएंगी या फिर मॉलिक्यूल्स की कमी आएंगी या फिर आयंस की कमी आएगी। तो कभी ना कभी एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयन में जो उनका जो ऑर्डर होता है या फिर जो उनका रेशियो होता है उस रेशियो में कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है, कमी हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो ये डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं जनरली, आपके पॉइंट डिफेक्ट्स और दूसरा लाइन डिफेक्ट्स, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट्स भी आपके दो तरह के होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जो शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष हैं ये एक तरह के स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं। और स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब जनरली क्या होता है, सेम रेशियो। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब ही क्या होता है, सेम रेशियो। तो जो ये शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष है ये एक तरह के स्टोइकियोमेट्रिक दोष है, जिसमें क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, सेम रेशियो। मतलब इसमें जो रेशियो होगा उस रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो कैटायन और एनायन आपके जनरली होंगे, क्योंकि हम अगर सॉलिड्स की बात करें उसमें कैटायन और एनायन आपको देखने को मिलेगा। तो जो कैटायन और एनायन होते हैं उनके जो रेशियो होगा उस रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट किसे बोलते हैं, तो सपोज ये मैं दो तरह के एटम्स यहाँ पे ले रहा हूँ, ए एंड बी। ए और बी से कोई कंपाउंड आपको मिलकर बना हुआ, जो आपका कैटायन है और ये क्या आपका एनायन। आपको पता है क्रिस्टलाइन अगर सॉलिड होगा तो उसमें क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है कैटायन और एनायन। तो ए बी फिर आपका आ जाएगा ए और फिर क्या आ जाएगा बी, वहीं इधर क्या आ जाएगा बी, फिर यहाँ ए, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ ए। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बना के चलना है ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव आपकी जो कॉपी है वो लगे, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल सके। देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स में एक मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें जो कैटायन और एनायन है, ठीक है, तो पहला तो ये है कि कैटायन और एनायन का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। कैटायन एंड एनायन का रेशियो सेम होता है। अगर सेम होता है तो किस तरह से आपका डिफेक्ट हुआ भाई, देखिए अगर समान संख्या में कैटायन और एनायन एक एनायन अपने मूल स्थान को छोड़कर,
ठीक है, समान संख्या में कैटायन तथा एनायन अपनी मूल स्थिति से लुप्त हो जाते हैं तथा वहां पर जहां पर से लुप्त हुई वहां पर एक रिक्ति या फिर वॉइड्स का निर्माण कर देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो है ना, इसमें जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या है यहाँ पे नेगेटिव आयंस भी है, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो ये है, लेकिन सेम संख्या में जितना कैटायन गया उतना ही एनायन भी निकल गया। देखो यहाँ से कैटायन गया तो यहाँ से कैटायन गया, ताकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह पाए। ठीक है, ये बात समझ में, ताकि इलेक्ट्रिकली ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसे बना लेंगे। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो सेम संख्या में जब कैटायन और एनायन अपनी मूल स्थिति से लुप्त हो जाते हैं तथा वहां पर एक रिक्ति का निर्माण कर देते हैं, तो उसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। जबकि ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव। अब आपको पता है ए पॉजिटिव का मतलब होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तभी तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। निगेटिव कब होगा, जब इस पे इलेक्ट्रॉन आया हुआ होगा। यानी कि कैटायन का साइज हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। कभी आपसे ये पूछ दे कि पैकिंग के लिए किसको यूज किया जाता है, पैकिंग के लिए, तो अब अच्छी बात है, पहले हम क्या करेंगे भाई, प्लस बड़े, अगर हम कहीं पैकिंग करें तो पहले बड़ा बड़ा सामान रखेंगे, फिर जहां पर स्थान छोड़ जाता है वॉइड्स, तो रिक्ति को भरने के लिए छोटा साइज लेंगे। ठीक है, छोटा साइज किसका होता है हमेशा, वॉइड्स का। इसको आप रेडियस रेशियो में देखते हैं, लेकिन इतना भी आपके चैप्टर में, सॉरी जो क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट जो सीरीज चल रही है इसमें इतना पूछा नहीं जा रहा है, तो उस पर हम डिस्कस भी कर नहीं रहे। तो पैकिंग के लिए हमेशा किसको यूज करते हैं, एनायन को, जबकि वॉइड्स को भरने के लिए हम हमेशा किसको यूज करते हैं, कैटायन को। क्यों, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है। तो देखिए कैटायन के सूक्ष्म आकार के कारण, ठीक है, कभी कभी कैटायन अपनी मूल स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। आई बात समझ में। तो जो एक पॉजिटिव आयन है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इंटरस्टेलर की अंतराकाश स्थान को ये जो ये बीच का स्थान है, तो जो ए पॉजिटिव है तो इसी क्रिस्टल जालक के अंदर, लेकिन जो अरेंजमेंट आपका है वो अपने मूल स्थान में नहीं है। अपने मूल स्थान में ना होके उस अंतराकाश स्थान, जो छोटा हुआ स्थान है, उस स्थान में क्या हो गया भाई, शिफ्ट हो गया। तो इसी डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, अब देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों क्या हो रहे, लुप्त हो रहे हैं, तो इसके कारण घनत्व कम हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो घनत्व बराबर क्या हो जाता है भाई, द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कि जो घनत्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द्रव्यमान के। तो देखो घनत्व क्या हुआ, अगर द्रव्यमान कम हुआ, क्योंकि आपसे कुछ ना कुछ एटम्स आपके निकले, रिलीज हुए, तो रिलीज होंगे तो द्रव्यमान कम होगा, और द्रव्यमान क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी घनत्व के, इसका मतलब घनत्व भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस डिफेक्ट के कारण, शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण आपका जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है, जबकि फ्रैंकल दोष का घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे आपका हो गया NaCl, इसका एग्जांपल जैसे आपका AgBr। ठीक है, आई बात समझ। तो ये आपका शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स। इस डिफेक्ट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होने वाला है, शॉर्टकी डिफेक्ट तथा फ्रैंकल डिफेक्ट। अब आपको मुझे ये बताना है कि
ऐसा कंपाउंड जो शॉर्टकी डिफेक्ट्स तथा फ्रैंकल डिफेक्ट्स दोनों डिफेक्ट्स को दर्शाता हो, और ऐसा क्यों। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स दिखाने वाले, दोनों डिफेक्ट्स को दिखाने वाला एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम बताइए तथा ऐसा ये क्यों करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो जनरली अभी तक के जितने क्वेश्चन हमने किए, इतना आपके अभी प्रेजेंट के सिलेबस के लिए इनफ है, और यहीं तक आपके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी जो सेमीकंडक्टर्स और बैंड्स जो थ्योरी है, या फिर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स थी, ये आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई शायद इसलिए क्योंकि ये आप फिजिक्स में ही पढ़ लेते हैं। तो हल्का सा इसको देख लेते हैं कि बैंड सिद्धांत के आधार पर आपके अर्धचालकों के गुण क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कभी कई बार पूछ देते हैं। तो हल्का सा इसको देख लेते हैं कि बैंड सिद्धांत आखिर कहता क्या है। देखिए बैंड सिद्धांत में क्या होता है, कुछ इस तरह के बैंड्स होते हैं, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। जो ये जोन होता है इसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं, वैलेंस। और जो ये होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्टेंस बैंड। अब हिंदी में एग्जैक्टली बैलेंस बैंड को हम बोल देंगे। चलिए, इस बैलेंस का मतलब जहां पे आपकी वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके एग्जिस्ट कर रहे होंगे। कंडक्टेंस बैंड में जहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आपके एक्साइटेड स्टेट में जंप करेंगे, तो इसे हम बोल सकते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट, और इसको हम बोल सकते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट। अब इन दोनों के बीच में जो ये जोन होते हैं इसको हम बोलेंगे फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन। तो बैंड सिद्धांत के बेसिस पे हम जनरली इसी चीज को समझते हैं कि कौन सा आपका जो कंपाउंड होगा वो कंडक्टर होगा, कौन आपका इंसुलेटर होगा और कौन आपका सेमीकंडक्टर। तो देखिए, अगर आपका जो बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, इसके बीच कोई भी डिफरेंस ना हो, कंडक्टेंस बैंड, इनके बीच फॉरबिडन जोन ना हो, फॉरबिडन जोन अगर आपके पास अब्सेंट है, तो जो ये होगा इसे हम बोल देंगे कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर। इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड में भी है और कंडक्टेंस कंडक्टेंस बैंड में भी है। ठीक है, तो इसमें कोई फॉरबिडन जोन है ही नहीं जो इन दोनों को अलग करे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, आप ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में अपने आप ही जा रही है, तो कोई जोन ही नहीं है जो इसको अलग कर रहा होगा। अब देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है, जहां पे एक गैप क्या होगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम हो, तो ये फॉरबिडन जोन है, फॉरबिडन जोन। तो ये गैप आपको देखो कुछ इतना कम है, ये आपका कंडक्टेंस बैंड है। ठीक है, और ये आपका बैलेंस बैंड है। तो बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच अगर गैप बहुत कम हो, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा, तो ये आपका क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम अगर है, तो ये है आपका सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। वहीं अगर ये गैप बढ़ जाए कुछ इस तरह से, तो गैप कुछ इतना ज्यादा बढ़ गया ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इससे ज्यादा, तो ये आपका हो जाएगा इंसुलेटर, जिसे हम बोल देते हैं क्या, कुचालक। क्या बोल देते हैं, कुचालक, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। तो ये था आपका बैंड सिद्धांत, इसको हल्का सा देख लीजिए क्या क्या चीज आपको इसमें बुक्स में मिलती है। इतना ही है कि वैलेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड और फॉरबिडन जोन, इनके गैप के डिफरेंस के बेसिस पे आपको क्या करना है, बैंड सिद्धांत आपको अर्धचालकों के गुणों को बताता है। दूसरा है अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक वही होते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से क्या नहीं कर पाते हैं, कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसपे हम क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज मिलाने के बाद उसमें क्या हो सकता है, कंडक्टेंस का गुण आता है। तो इसी बेसिस पे आपको 2 तरह के क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। पहला एन टाइप और दूसरा पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप। तो देखिए भाई, जर्मेनियम और सिलिकॉन में, जर्मेनियम और सिलिकॉन जिसकी वैलेंसी जो कि क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट, खासी गई संत प्रभु है ना, टेट्रावैलेंट। कौन? जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये आपस में कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो अगर हम इसमें कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज मिला दें, पेंटावैलेंट का मतलब कौन से, नेहरू पंडित ऐसा बदमाश, तो फास्फोरस, आर्सेनिक जैसी इम्प्योरिटी जब हम इसके साथ मिला देते हैं, तो क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं।
तो इसमें से एक तो क्या कर लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। तो इसी इलेक्ट्रॉन के फ्री रहने के कारण इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड बना सकते, एक इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहा होता है। वहीं अगर इस जर्मेनियम और सिलिकॉन में अगर हम टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटीज, टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटीज, ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, इस तरह की अगर हम इम्प्योरिटीज मिलाते हैं टेट्रावैलेंट, तो क्या होगा भाई, ये 3 बॉन्ड बना सकता है, तो एक होलो यहाँ पे रह जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में ध्यान रखना है कि पेंटावैलेंट हम क्या करते हैं भाई, एलिमेंट्स को मिलाते हैं, जबकि पी टाइप में हम क्या करते हैं, टेट्रावैलेंट इंप्योरिटीज को मिलाते हैं। और इसी इंप्योरिटीज को मिलाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग का मतलब इंप्योरिटीज को मिलाना और उसके कारण आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, डोपिंग बोल देते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट का जो ये सीरीज हमारी चल रही है आपको ये पसंद आई होगी, और इसके बेसिस पे आपको कई क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लेक्चर में कौन सी कमी लगी और किस तरह से इसको और अच्छे से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। बाकी अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को भी अगर आप रेगुलरली देखें तो गारंटी है कि इसमें से आपको 60 से 70% क्वेश्चन आपके यही रिपीट होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में कुछ ज़्यादा आपका कॉम्प्लिकेशन देता नहीं है। वही क्वेश्चन हमेशा जनरली तो 1 या 2 साल के बाद क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, जैसे आपने देखा भी कि रेगुलरली कौन कौन से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के जरिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसी तरह से इस सीरीज को आगे चलाएंगे। तब